हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा अब नज़दीक आता जा रहा है, तो सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इस वीडियो में आपको जीके और जीएस की कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो एसएससी ने पूछे हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग क्वेश्चंस को देखते हुए जरूर चलिएगा। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में एक में कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, तो क्वेश्चन में कहा गया कि करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। देखिए, एक करो या मरो नारा दिया गया था और ये नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था। तो इस नारे को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पहला स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। यानी कि जो यूनेस्को है उसकी विरासत सूची में भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा है जिसने स्थान बनाया है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अहमदाबाद। इसे 2017 में, कब? 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अहमदाबाद एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। डोडा बेटा जो एक पहाड़ी है, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। तो आप लोग आंसर लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, यानी कि डोडा बेटा जो है ना वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है तमिलनाडु में पाई जाती है। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, इसको ध्यान में रखेंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पे सही है ये कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ये कथन सही नहीं है, इसमें 10 सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो होती है 6। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्यालय देखिए, अगर मुंबई में बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला गलत पॉइंट है, ये वाला भी गलत पॉइंट है। इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अध्यक्ष वो होता है जो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसकी शक्तियाँ केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? आप लोग आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सऊदी अरब इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है। तो किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा मापदंड उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में क्या जाना जाता है। तो देशों के बीच में तेजी से एकीकरण हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब प्रश्न कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो डबल फॉल्ट है इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो डबल फॉल्ट शब्द जो है ना वो किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग कहेंगे सर आंसर यहाँ पे टेनिस होगा इसका। टेनिस जो है ना
डबल फॉल्ट संबंध, ठीक है। डबल फॉल्ट से तात्पर्य क्या है, सर्विस के दौरान लगातार दो त्रुटि यानी कि दोष हो जाते हैं। जब दो दोष हो जाते हैं उनको डबल फॉल्ट कहा जाता है। जब सर्विस की जाती है उसके दौरान लगातार कंटिन्यूसली दो फॉल्ट हो जाएं उसे क्या कहते हैं, डबल फॉल्ट कहते हैं। आंसर लगाएंगे आप लोग टेनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, प्रश्न कह रहा है कि किसे व्यापक रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक होता है। तो किसको व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे मीथेन। मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन को व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस का यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या होता है, एक प्रमुख घटक होता है। CNG का एक प्रमुख घटक भी होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग, ठीक है। तो GI टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, आप कहेंगे सर 10 सालों के लिए GI टैग दिया जाता है। तो GI टैग सबसे पहले भारत में किस उत्पाद को दिया गया है, तो GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की जो चाय है उसको प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला गया है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया था। तो 1526 में आपको एक युद्ध ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा युद्ध हुआ था। तो आप कहेंगे सर 1526 में तो एक पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था और जो इब्राहिम लोदी है वो क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बाबर ने किसे हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। कहाँ पे हराया, पानीपत में हराया। पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन कह रहा है कि नागर शैली वास्तुकला का मंदिर वह कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली का वास्तुकला है उसमें, और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो में स्थित मध्य प्रदेश में एक खजुराहो में मंदिर है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो स्टार लगाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड्स। क्या कहते हैं, वेल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उनको वेल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब आपका काम ये है कि कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो अपना डाउन्स और प्रेयरीज और पंपास ये घास के मैदान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर, और पंपास घास के मैदान कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भारतीय एथलीट किसको दिया गया। तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है वो किस भारतीय एथलीट को दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये विनेश फोगाट को दिया गया है, विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो यहाँ पे इसका सही आंसर है। 2019 में इन्हें ये प्रदान किया गया था। तो आंसर लगाइएगा आप लोग विनेश फोगाट, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शब्द उत्परिवर्तन क्या कहा गया है। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, अनुवांशिकी अशुद्धि। क्या होता है, अनुवांशिकी अशुद्धि। ऑप्शन 4 जो है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता था। तो 2018 की बात हो रही है और हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था, तो किसने जीता था, तो ये जीता था बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित हुआ था। ये मैं बता देता हूँ, कतर दोहा में। इसको किसने जीता था, इसको किसने जीता था, और उपविजेता जो टीम थी उसका नाम क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आए।
तो पंचायती राज संस्थान जो थे वो कब अस्तित्व में आया था? पंचायती राज संस्थान। तो पंचायती राज संस्थान को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो कहेंगे आप 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप कहिएगा सर जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है। देखिए यहाँ पे जो IUCN है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये किस तरीके की एक बुक जारी करती है, किस तरीके की सूची जारी करती है? तो ये करती है रेड डाटा बुक, लाल सूची जारी करती है। कैसी? लाल सूची, रेड डाटा बुक जारी करती है जिसमें लुप्त प्राय वनस्पति और जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी प्रजातियां रखी जाती हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाल सूची जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सजदा, साष्टांग प्रणाम और पैबोस, राजा के पैर चुम्बन की प्रथा शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछा ही जा सकता है। तो जो अपना सिजदा है इसका मतलब क्या है? सिजदा का मतलब होता है यहाँ पे साष्टांग प्रणाम और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों का चुम्बन। तो ये प्रथा को किसने शुरू किया था? तो इस प्रथा को शुरू किया था गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसने? बलबन ने इस प्रथा को शुरू किया गया था। पैबोस का मतलब क्या है? तो पैबोस का मतलब है राजा के पैरों का चुम्बन और जो सिजदा है, सिजदा का मतलब है साष्टांग प्रणाम। ठीक है, तो इसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन में कह गए हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है? ऐसी कौन सी बैंक है जो बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे से छोटे ऋण को देता है? तो कौन सी बैंक है यहाँ पे? प्रश्न आपके सामने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण बैंक जो है ना वो इम्पोर्टेंट बैंक है। यहाँ पे ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण बैंक क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने वाला लक्षित एक सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 तक कौन सा लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है? 2030 तक ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो 2030 तक हमें कई सारे लक्ष्य हैं जो प्राप्त करने हैं। इसके अंतर्गत कितने लक्ष्य आते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आते हैं 17 लक्ष्य। ठीक है, जिसमें से अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो एक तो गरीबी ख़त्म करना, एक हो गया भूख को ख़त्म करना, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, और उसके बाद एक होता है गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, उसके बाद एक है अपना लैंगिक समानता मतलब जैसे जेंडर इक्वलिटी, और एक स्वच्छता प्रदान करना, स्वच्छ जल प्रदान करना। इस तरीके से 17 गोल हैं। कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, 17 लक्ष्य हैं जिनमें से अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा हवा की नमी को मापा जाता है? तो हवा की जो नमी होती है, हवा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको किसके द्वारा नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर नाम की एक यंत्र होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिसको हवा की नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे सर एक सीस्मोग्राफ चीज़ होती है, सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ क्या होता है? सीस्मोग्राफ होता है जब आप भूकंप आता है तो भूकंप की तरंगों को उसके ऊपर किया जाता है। तो आप कहेंगे सर जो भूकंप है उसको संबंधित क्या है? सीस्मोग्राफ। और भूकंप को नापते किस में है? तो कि जैसे कितने पॉइंट का भूकंप आया, तो भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि किस घरेलू कचरे में पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता है? तो पुनरावृत्ति की एक उत्कृष्ट क्षमता कौन सा घरेलू कचरा है? तो प्लास्टिक तो हो नहीं सकता है, रबड़ भी नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? सब्जी
कि क्या है, सब्जी से पुनरावृत्ति हो सकती है, उससे खाद वगैरह भी बन जाती है, मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे सब्जी आच्छिद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण इसका मतलब है विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण या फिर विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो ये जारी करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके द्वारा ये जारी करी जाती है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है। तो देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कई सारे आंकड़े निकल के आए थे और उसी आंकड़ों में से एक ये आंकड़ा है कि जो मुसलमान धर्म के लोग थे वो कितने परसेंट थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उन लोगों का प्रतिशत कितना था। तो उन लोगों का प्रतिशत था 14.2 करोड़। ठीक है, 14.2 यहाँ पे इनका प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आज के प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मतलब अभी तक सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे तो सभी क्वेश्चंस को जरूर से नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कराएंगे वीडियो को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।